Hello guys, I welcome you all to the channel of Educating Minds. My name is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल टॉपिक के ऊपर। हम इस वीडियो में इस बिल का कॉन्टेक्स्ट जानेंगे, इसके बाद हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस बिल की हिस्ट्री कैसे रही, क्यों इस बिल की जरूरत पड़ी, क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर और इसके अगेंस्ट में रहेंगे और कैसा इसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 108 बिल 2008 जो कि रिसेंटली पार्लियामेंट में पास्ड हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस में। इस बिल का एम यह है कि यह 33% रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने की बात करता है विमेन्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। यानी 545 सीट्स में से जैसा कि हम जानते हैं कि 2 सीट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो 543 सीट्स बची, उसका 33% यानी 1/3 निकालेंगे तो अराउंड 181 सीट्स पे अब विमेन के लिए वो सीटें रिजर्व्ड रहेंगी। और अगर हम की फीचर्स की इसकी बात करें तो इस बिल का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है 15 इयर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिल 15 इयर्स के बाद ऑपरेट होना बंद कर देगा और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी गवर्नमेंट करेंट गवर्नमेंट होगी वो अगर चाहेगी तो इसे एक्सटेंड कर देगी अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर इसके रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये बिल्कुल भी 2024 इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। हाँ जी, ये इफेक्टिव होगा सेंसस के बाद, और सेंसस के बाद ही होगी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज। इसके बाद ही कहीं जाके ये बिल इम्प्लीमेंट होगा, जो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। देखेंगे कैसे? क्योंकि सेंसस होना था 2021 में। सेंसस कुछ नहीं होता है दोस्तों, सेंसस होता है कि जब हमारे कंट्री की पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं तो उसको सेंसस कहते हैं। हम अभी 2011 सेंसस के डेटा को ही फॉलो कर रहे हैं। 2021 में सेंसस होना था, कोरोना के कारण वो हो नहीं पाया। इसकी वजह से 2026 तक भी उसका डेटा आने की पूरी उम्मीद नहीं है। और उसके बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को जब रीड्रॉ करते हैं, जिसके बेसिस पे लोकसभा की सीटें बढ़ाई या घटाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उसके बाद ही कहीं जाके ये बिल इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है। यानी 2029 तक तो ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला। और थर्ड पॉइंट इसका है रोटेशन सिस्टम फॉर द रिजर्व्ड सीट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन 181 सीट्स पे विमेन ने एक इलेक्शन में इलेक्शन लड़ा, उन सीटों पे विमेन्स अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी। हाँ जी, अगर उन्होंने कहीं पे उत्तर प्रदेश की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं से इलेक्शन लड़ा तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगी। करेक्ट। देन इसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो ये बिल अभी बहुत रीसेंट नहीं है। 1996 में देवी गौड़ा की सरकार ने इसे सबसे पहले रखा था, पर ये बिना पास हुए ही लौट गया था। 1998 और 2003 इन सालों के बीच में एनडीए गवर्नमेंट ने इसे 4 बार संसद में रखा, पर बिना किसी सक्सेस के ही ये बिल वापस लौट गया। 2009 में फिर से यूपीए गवर्नमेंट ने इसे संसद में पेश किया। 2010 में मनमोहन की सरकार लेटेस्ट जो थी ये बिल राज्यसभा में भी पास हुआ, लेकिन 2014 में लोकसभा लैप्स होने के कारण ये बिल भी लैप्स हो गया। और 2023 में पार्लियामेंट में इसे यूनियन कैबिनेट नरेंद्र मोदी की सरकार में इसे अप्रूवल मिल गया है। अगर हम इसके नीड ऑफ एन आवर की बात करें तो ये बिल जरूरी है क्योंकि ये अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन के इशू को टैकल करता है। यानी ये क्या इशू है? लोकसभा में इंडिया में अराउंड 14% ही विमेन है, यानी 78 विमेन्स आउट ऑफ 545, और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 11%, यानी 24 आउट ऑफ 245। इतना कम रिप्रेजेंटेशन किसी भी डेवलपिंग जो कि डेवलप की ओर अग्रसर हो रहा है, इतना कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी देश के
देश के बारे में अच्छा नहीं है। ग्लोबल कंपैरिजन का भी कुछ ऐसा ही हाल है और पीआरएस के डेटा के अकॉर्डिंग रवांडा जैसे देश, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसे देशों ने भी अपनी संसद में विमेंस को रिप्रेजेंटेशन के लिए सीट्स एलोकेट कर रखी हैं। और जेंडर गैप को देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 उसमें भी इंडिया की रैंक 48 है आउट ऑफ 146 पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डायमेंशन में। ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर हम इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर और कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में देखें तो सबसे पहले फेवर में अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखें तो सस्टेनेबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विमेन्स अगर आएंगी उन सीटों पे लड़के तो वो विमेन के इश्यूज को ज्यादा अच्छे से रख पाएंगी, जैसे विमेन क्राइम, पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स रेट, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, ऐसे कितने ही विमेन के इश्यूज हैं जिनको वो ज्यादा अच्छे से रख पाएंगी और उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव नेशनल डेवलपमेंट। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति के लिए उसका इंक्लूसिव होना, सबका साथ सबका विकास, वल्नरेबल सेक्शंस का भी पार्टिसिपेशन होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर नेक्स्ट देखें तो रिप्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल डेमोक्रेसी रिक्वायर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। किसी भी डेमोक्रेसी को फंक्शनल होने के लिए उसकी सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं सबको पार्टिसिपेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो इसके अगेंस्ट में हैं, मानना है कि ये बेनिफिट करेगा सिर्फ प्रिविलेज्ड विमेन को और मार्जिनलाइज्ड के लिए ये सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाएगी। कैसे हम इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोटा विद इन कोटा का सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कैसे हम इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे कोटा विद इन कोटा का सिस्टम नहीं है, यानी SC STs जो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लोकसभा में मिला हुआ है उसके लिए अलग से फीमेल्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ना ही OBC का रिप्रेजेंटेशन इसमें इंक्लूडेड है। मानना है कि सिर्फ अपर स्ट्रैटा की विमेन्स जो हैं वो ही इसका उनको ही इसका कंप्लीट फायदा होगा, बेनिफिट होगा। और प्रॉक्सी कल्चर यानी इलेक्टेड विमेन जो हैं वो इंडिया में रियल पावर जो है वो लैक करती है। सरपंच पति हम सबने ही देखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 और 74 में जब लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात आई, 33 प्रेजेंटेशन जहाँ पे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने मोर देन 33% भी रिप्रेजेंटेशन देके रखा है, तो वहां पे एक सबसे मेजर इश्यूज जो है दोस्तों वो है कि सरपंच पति यानी जो फीमेल्स होती हैं उनके पास रियल पावर नहीं होती और मेल काउंटर हाफ पे वो सारे डिसीजंस लेती हैं। एंड नेक्स्ट की बात करें हम तो वो है द रोटेशन ऑफ द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच इलेक्शन रिड्यूस द इंसेंटिव ऑफ एन MP टू वर्क इनएग्लिजिबल टू सीक री इलेक्शन फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिन सीटों पे विमेन्स ने एक इलेक्शन में इलेक्शन लड़ा वो सीट्स पे वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी। तो जो मेल MPs हैं उन्हें अगर पता होगा कि उन सीटों पे नेक्स्ट टाइम वो री एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों उनको कैसे इंसेंटिवाइज होंगे वो उस रीजन में अच्छे से वर्क करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। ये सबसे बड़ा मेरे अकॉर्डिंग इसमें चैलेंज है, लूप होल है। और अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड इसका यही हो सकता है कि जो भी ऑपोजिशन पार्टीज या क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न रेज कर रहे हैं उन सारे कंसर्न्स को सरकार को एक बार देखना चाहिए और इसमें जो भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको एड्रेस करना चाहिए। And the next is consensus building and public awareness to highlight the positive impact of increased female participation in the politics. दोस्तों मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जहाँ पे हम विमेंस को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराना चाहिए ताकि वो भी अपने इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से रख पाएँ और देश के डेवलपमेंट में अब भागीदार बन सकें।
थैंक यू। आई होप आपको ये इशू पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हम ऐसे ही डे टू डे बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज रहेंगे उनको होलिस्टिक तरीके से एनालाइज करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।